हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ मोहित शर्मा इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम आ गए हैं सेकंड डे ऑफ करंट अफेयर्स सीरीज़ में, जहां हम बात करने जा रहे हैं 25 जुलाई 2025 की करंट अफेयर्स के बारे में। गाइस, आपको पता ही है करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल हर एक एग्ज़ाम में, चाहे मैं किसी भी एग्ज़ाम की बात करूं, हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर से आपको बहुत सारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिन क्वेश्चंस को वजह से आपको बहुत बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बट आई एम हैविंग एन अ सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, बिकॉज ये जो करंट अफेयर की मैं सीरीज़ लाया हूँ वो मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में लाया हूँ। यहाँ हम 2x2 अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। 2x2 अप्रोच का मतलब क्या होता है कि पहले हम क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस के बाद उसका एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितना भी डाटा है हम सारे डाटा को कवर करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड 2x2। ठीक है, तो 2x2 की फॉर्म में हम सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं एंड यहाँ पर हर एक एग्ज़ाम को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। ये करंट अफेयर हर एक एग्ज़ाम के लिए वैलिड है। आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इस करंट अफेयर की वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विद क्वेश्चन नंबर 1। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट द महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024। अब इसके बारे में थोड़े से कंसर्न उठने लगे हैं। एक्चुअली महाराष्ट्र की जो सरकार है, देखिए, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024 का है, इसको लेके जो कंसर्न उठे हैं वो क्या है। एक्चुअल में अगर हम ऑप्शंस देखें तो यहाँ बोल रहा है एक्सेसिव फोकस ऑन बॉर्डर सिक्योरिटी, वैग्यू डेफिनेशन, क्रिमिनलाइजिंग थ्रू द एंड एसोसिएशन, रिड्यूसिंग द स्टेट पावर टू अरेस्ट डिसेंटर्स एंड द प्रायोरिटाइजिंग इकोनॉमिक ऑफेंस एंड ओवर अदर्स। तो देखिए, वैसे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो थोड़ी देर में आपको पता चल ही जाएगा, पर सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए, तो जब मैं इस पूरी की पूरी एक्टिविटी के बारे में बता रहा हूँ, देखिए ये जो बिल है ओवरऑल, है ना, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे MSPS की, तो मैं आपको बता दूँ कि जो MSPS का जो बिल है, ये जो MSPS है, यहाँ पर बात करी गई है अनलॉफुल एक्टिविटी के बारे में। इसको लेकर जो कंसर्न उठ रहे हैं वो उठ रहे हैं अनलॉफुल एक्टिविटी के बारे में। मतलब क्या है इसका अनलॉफुल एक्टिविटी का, चलिए एक बार गो थ्रू कर लेते हैं उससे। देखिए, इन्होंने बोला है कि यहाँ स्टेट के पास पावर है टू रिस्ट्रिक्ट, स्टेट है पावर टू रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्शंस किस चीज़ को लेके? अगर मैं रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहा हूँ तो वो किसी ना किसी चीज़ को लेके तो होंगे ही। तो यहाँ जो रिस्ट्रिक्शंस की बात करी जा रही है वो किस चीज़ को लेके की जा रही है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, तो बोल रहे हैं स्टेट के पास पावर है कि स्टेट जो है वो अनलॉफुल एक्टिविटी पर एक्शन ले सकता है। याद रखिएगा, जितनी भी अनलॉफुल एक्टिविटी हैं उन पर एक्शन लिया जा सकता है। नाउ इट इज़ अ कंसर्न। अब आप ये पूछेंगे कि अनलॉफुल है क्या, तो मैं इन शॉर्ट अगर आपको समझाऊं कि अगर मान लो कोई इंडिविजुअल या पर्सनल है, कोई भी पर्सन है जो कोई भी एक्शन कर रहा है, या मैं बोल रहा हूँ कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या वो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ही क्यों ना हो, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ही क्यों ना हो, तो किसी भी सिचुएशन में अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन है जो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिस एक्टिविटी का मतलब जिससे पब्लिक पीस जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो उस एक्टिविटी के दौरान उस इंसान को एक्चुअल में उस एक्टिविटी की वजह से उस इंसान को पब्लिक पीस के डिस्टर्ब होने की वजह से जो भी पर्टिकुलर पर्सन है उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, यानी कि 2 साल तक की जेल और साथ में 2 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। नाउ अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए यार, अगर मैं जर्नल से पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश करूँ, अगर मान लो किसी ने रिटर्न में कोई स्टेटमेंट दे दिया, किसी ने ओरली कुछ बोल दिया, किसी के सिग्नेचर से कुछ इम्पैक्ट आ गया, ठीक है, किसी की एक्टिविटी से कुछ इम्पैक्ट आ गया, ठीक है, किसी के मतलब किसी भी चीज़ से, वर्डिंग से, साइन से, रिप्रेजेंटेशन से, स्पोकन से, किसी भी चीज़ से अगर ये पता चला कि खाली पब्लिक ऑर्डर को नुकसान है, पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है, तो उसको प्रॉपर तरीके से इस बिल के अंतर्गत माना जाएगा, यानी कि MSPS के अंतर्गत माना जाएगा, जो कि 2024 में आया था, और उसके खिलाफ यहाँ पर एक्शन लिए जाएंगे। अब ना ये जो बिल है
एक्चुअली इट्स नॉट अ सेफ, बिकॉज मैं आपको बता दूं इसको लेके कंसर्न क्यों हो रहा है भैया। इसको लेके कंसर्न ये हो रहा है कि कहा जा रहा है कि इसका फ़ायदा उठाया जाएगा, ये अपोजिशन के लिए है। दूसरा, इसका मिसयूज्ड हो रहा है, मिसयूज्ड अगेंस्ट पॉलिटिकल अपोजिशन। सबसे बड़ी बात भाई, एक बात बताइए भाई, देखिए किसी भी अगर पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी है, चलिए अभी महाराष्ट्र में जो रूलिंग गवर्नमेंट है देवेंद्र जी की, ठीक है, देवेंद्र फर्नांडिस, इनकी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर मेंटेन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो है वो मेंटेन करेंगे। अब आप सोच के देखिए कि अगर किसी भी पार्टी के पास अनलिमिटेड पावर आ जाएगी तो वो कोई भी एक्शन लेगी, और ये जो बिल है वो अनलिमिटेड पावर दे रहा है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है। ऐसा ही केस एक बार आपको कब देखने को मिला है, लगभग आपको, अगर आपको पता हो, याद हो, तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस आया था, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस आया था, जहां कुछ बिल पास किए गए थे और उसके बाद दिल्ली से आम आदमी पार्टी का पत्ता साफ हो गया। दिस इज़ पॉलिटिक्स, दिस इज़ भयंकर पॉलिटिक्स। तो एक बिल कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, कितनी भयंकर तरीके से इम्पैक्ट डाल सकता है, वो सारी बात यहाँ करी गई है, वो सारी की सारी मैटर्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, आई एम नॉट इन द सपोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं पॉइंट की बात पर। नाउ यहाँ बोला गया है, इसका आंसर होगा वैग्यू डेफिनेशंस एंड द क्रिमिनलाइजिंग थॉट एंड द एसोसिएशन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन? दैट MSPS बिल enables that to restrict अनलॉफुल एक्टिविटी। और मैंने इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं बोला जाता है कि बैलेंसिंग सिक्योरिटी राइट्स वगैरह इन सबको ध्यान में रखते हुए जुडिशियल रिव्यू। भाई अगर एक बात बताओ, आप पता है आप जो हो ना कौन-सी जुडिशियल बॉडी बन रहे हो, आप बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर लोगे, आप बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर लोगे। इतनी पावर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दी जाए ना, और इतनी पावर अगर किसी के पास भी आ जाए, उसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। और जब अपोजिशन नहीं होगा तो जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट होगी वो उसका प्रॉपर फायदा उठाएगी, कोई भी गवर्नमेंट हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि देवेंद्र जी ऐसा कर सकते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कि कोई भी सरकार इस पर कुछ भी एक्शन ले सकती है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होगा। तो ताइफून ब्लॉक 4 इज इन द न्यूज़। एक्चुअली ये न्यूज़ क्यों है? अब आपको देख के लग रहा होगा कोई साइक्लोन वगैरह तो नहीं है, बट नहीं, एक्चुअली में जो ताइफून है ना, दैट इज़ अ हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। इट इज़ अ टर्किश हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। तो ऑन जुलाई 22, 2025 IDEF 2025 इन इस्तांबुल टर्की अनवेल्ड दैट टाइफून ब्लॉक 4 अ हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबल टू मैच 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैच 5 स्पीड, यू नो, मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना ज़्यादा। मैच 5 का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड से भी 5 गुना ज़्यादा, स्पीड ऑफ साउंड से 5 टाइम्स मोर, मैच 5, है ना। तो यहाँ पर उसकी बात करी गई है। अब चलिए देखते हैं एक बार हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर मैं हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करूं तो हाइपरसोनिक मिसाइल को हम यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा, ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी को बहुत बड़े लेवल पे डेवलप कर रही है, बहुत बड़े लेवल पर डेवलप कर रही है, ठीक है। यू नो, ऊपर वाला मिट गया एक्चुअली, बट डोंट अबाउट दैट, जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब सबसे पहले हाइपरसोनिक मिसाइल सबसे पहले किसने यूज़ करी? तो पहले हाइपरसोनिक मिसाइल अगर किसी ने यूज़ करी है तो वो करी है रशिया ने। ऐसा माना जाता है कि ये डिप्लॉयड की गई थी, ठीक है। याद रखिए, किंजल, द नेम वॉज किंजल डैगर मिसाइल। किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट यूक्रेन। और यही अब जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, यही हाइपरसोनिक मिसाइल अब चाइना, USA और इंडिया तीनों बहुत बड़े लेवल पर डेवलप कर रहे हैं।
तीनों बहुत बड़े लेवल पर डेवलप कर रहे हैं। इसकी स्पीड जो है वो 5 मैच है, यानी कि लगभग अगर मैं बताऊँ 3800 माइल्स पर सेकेंड आवर और 6100 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं 5 मैच भी बोल सकता हूँ, 5 मैच या 5 मैक बोलते हैं इसे बेसिकली, ठीक है, 5 मैक भी बोलते हैं, मैं मैच बोल रहा हूँ बट 5 मैक भी बोलते हैं। बट याद रखना इसकी जो स्पीड है वो 5 टाइम्स ज़्यादा है टू द स्पीड ऑफ साउंड, 5 टाइम्स मोर टू द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, द वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट विच इनिशिएटिव वाज सेट अप बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑन जुलाई 24, 2025 टू एनहांस डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। अभी जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यार, ये किस बारे में है, ठीक है। तो भाई पहले तो मैं बता दूँ इसका जो यहाँ एक सीधा साधा जो मतलब बोला जा रहा है कि ओवरऑल इसका जो आंसर होगा वो होगा NCMC। मतलब क्या है इसका, नेशनल क्राइसिस, ठीक है, नेशनल क्राइसिस फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। अब है क्या, तो NMC वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू ब्लूस्टर नेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ डिज़ास्टर। डिज़ास्टर से जूझने के लिए मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो बहुत ख़तरनाक है, जिससे निकल पाना आसान नहीं है, तो उन सब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए NCMC की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, याद रखिएगा। तो ड्यूरिंग द इंटेंस मानसून इसका जो मतलब बेसिकली इसका जो मेन काम है वो यही है कि भैया इसको किस तरीके से हैंडल किया जाए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर आती है, 2025 में इसको ऐड किया गया है। बेसिकली सबसे मेन काम क्या है, सबसे मेन काम है कि भैया स्टेट एजेंसीज जितनी भी हैं, है ना, प्रोएक्टिव रिस्क जो है, ठीक है, तो उन सबको मतलब एक जनरली बात बताऊं कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जो हद से बाहर निकल सकती है उसको कंट्रोल करने के लिए NMC की स्थापना हुई है। अब बेसिकली अगर हम क्वेश्चन को देखें, ठीक है, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान दें तो एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। इसका जो आंसर है वो NMC है। अब ज़रा एक बार आगे चल देते हैं, चलिए। सो 2-3 पॉइंट्स थे जो मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको, ठीक है, कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसको स्टैब्लिश्ड किया है इसको जुलाई 23, 2025 अंडर द, किसके अंडर में है ये, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो DM एक्ट के अंदर में ये आती है। इसका जो मेजर काम है वो वही है कि जो मेजर वर्क है वो है डिज़ास्टर रैमिफिकेशन। भैया इन सबसे पहले इसको कंट्रोल करना, इस पे अपनी कमांड रखना। आपको पता है कितनी ज़्यादा हालत ख़राब है। आपको मैं एक बात बताऊं, आप बिहार के अंदर देखो, आप उड़ीसा के अंदर देखो, ठीक है, जब यहाँ फ्लड आता है ना भाई, तो करोड़ों लाखों घर ऐसे बर्बाद हो जाते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। कैसे इन सब से बचा जा सके यार, इसका मेन जो मकसद है सबसे पहले जो कंट्रोल करना, फ्लड को कंट्रोल करना, ठीक है, अर्थक्वेक को मतलब देखना कि किस तरीके से अर्थक्वेक से बचा जा सकता है। कंट्रोल तो कर नहीं सकते हम उसे, है ना, या कोई भी ऐसी इमरजेंसी जो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। कोई अगर आपसे पूछे NCMC कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, तो इट कम्स अंडर द होम मिनिस्ट्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 इज टॉकिंग अबाउट कि विच इंस्टीट्यूट इज लीडिंग टू द वाईफैक्स विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट हाईलाइटेड इन जुलाई 2025, ठीक है। और ये जुलाई 2025 की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो पहली बात तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है नन अदर देन बट IITM। अब एक बार IITM के बारे में जान लेते हैं, एक बार IITM के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। IITM का मतलब क्या है,
तो भैया IITM का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ठीक है, कहाँ पर है ये? पुणे में है। समझ आ गया? पुणे में है भाई साहब। पहली बात, एक प्रोग्राम है वाईफेक्स, कब लॉन्च किया गया? विंटर 2025। अब सर्दी के इम्पैक्ट ना बहुत जगह देखने को मिलते हैं। इसका जो काम है वो मेन काम क्या है कि विंटर जो फॉग है उसके इम्पैक्ट क्या क्या होंगे, कहाँ पर? सबसे पहले इंडो गैंगेटिक प्लेन, फिर एग्रीकल्चर पे, हेल्थ पे एंड ट्रांसपोर्ट पे। इन सबको स्टडी करने के लिए इसका क्रिएशन हुआ है। सर कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, MOES, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, MOES के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, चलिए आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द इंस्टीट्यूट, Indian Institute of Tropical Meteorology heads the winter fog experiments, studying fog formation, its impact on agriculture, health, transport, focused on improving forecasting, DIAE support project, combined satellite data, ground sensors लगाए गए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे क्लाइमेटिक कंडीशंस के चैलेंजेस को पहले से ही स्टडी किया जा सके, है ना। तो अवेयरनेस ऑफ टेक्नो साइंटिफिक इनिशिएटिव्स इज़ क्रूशियल फॉर द साइंस एंड एनवायरमेंट सेक्शन। आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच विल इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ऑन जुलाई 2025 ऑन 24 एम्स टू इंक्रीज द अकाउंटेबिलिटी एंड द ट्रांसपेरेंसी इन द स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो भैया इसके लिए आया है आपका नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। और ये नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है क्या, वो हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे देश में स्पोर्ट की कंडीशन तो आपको पता ही है कैसी है। ठीक है, हाउ इज द कंडीशन ऑफ स्पोर्ट्स नाउ? दिस बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड, नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस बिल एम्स टू रिफॉर्म द गवर्नेंस ऑफ नेशनल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक BCCI, हॉकी इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। भाई साहब इन सब के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इन सबको कंट्रोल करे, जो इनकी एनुअल ऑडिट्स वगैरह है ना, जितने भी एथलीट है, रिप्रेजेंटेशन है, ट्रांसपोर्टेशन नॉर्म हो गए, या इन सब के बारे में डाटा, पूरी इन्फॉर्मेशन सब कुछ रखी जा सके। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में अगर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना है तो स्पोर्ट्स के अंदर से करप्शन को हटाना बहुत ज़रूरी है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? किसी भी चीज़ के अंदर को अगर आगे बढ़ाना है तो उस चीज़ के अंदर से आपको करप्शन को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम बन जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इस टाइम पर हमारे स्पोर्ट्स जो मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है। तो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जिनका नाम है मनसुख मंडाविया। ठीक है, तो मनसुख साहब हैं, मनसुख मंडाविया साहब हैं जिन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है। नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट बोर्ड को एक बनाया जाना चाहिए। सबसे पहले तो मांग ये रखी गई है कि नेशनल स्पोर्ट बोर्ड होना चाहिए। इस नेशनल स्पोर्ट बोर्ड के होने का मतलब क्या है कि जितनी भी NSF है, NSF का मतलब समझ रहे हो आप, नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन है, विल हैव टू अटेंड NSB's रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि इस बोर्ड की जितनी भी NSF हैं उनको रिकॉग्नाइजेशन लेनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? उनको रिकॉग्नाइजेशन लेनी पड़ेगी किसकी? NSB की। NSB मतलब नेशनल स्पोर्ट बोर्ड की रिकॉग्नाइजेशन लेनी पड़ेगी टू एसेस, है ना, टू एसेस सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग। बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, मैं इस बिल्कुल एकदम सपोर्ट में हूँ और बेहतरीन, मतलब एक तरीके से ये क्वेश्चन है। दूसरा,
नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल। अब मान लीजिए स्पोर्ट फेडरेशन को लेके या कोई भी चीज़ को लेके कोई काम करना है, कोई डिसीजन ले रहा है, बार बार कोर्ट थोड़ी ना जाएंगे, तो इसको वो पावर मिले सिविल कोर्ट वाली, और ये खुद ट्रिब्यूनल की तरह काम करेगा, यानी कि सेमी क्वासी बॉडी होगी, क्वासी जुडिशियल बॉडी होगी ये, क्वासी जुडिशियल बॉडी होगी ये, और इसके एक्शन को सिर्फ एक जगह चैलेंज किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट। तो ये वाली बात यहाँ रखी गई है जिस बात में सारी बातें बोली गई हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है उसके बारे में एक बार जानते हैं। मॉर्गन स्टैनली प्रोजेक्टेड दैट इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड्स डैश 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 लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2028। तो भाई साहब इन्होंने बोला है कि भारत बन जाएगा दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, और ये बहुत ही खुशखबरी वाली बात है, बिकॉज इन्होंने बोला है साफ साफ कि इंडिया, हमारा देश, हमारा भारत, वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पे काउंट होगा बाय 2028। दूसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या बोली है, टॉप 3 स्टेट जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस चीज़ में, है ना, मतलब 3 से ऐसे 5 स्टेट हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस चीज़ में, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये वो 20 ग्लोबल इकोनॉमी है 2025 की। ये मतलब अंदर द वर्ल्ड की टॉप 20 ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर ये काउंट होंगे, ऐसी बात कही जा रही है 2025 तक। अगर मैं बात करूं टॉप 3 से 5 स्टेट थे, बट यस जो स्टेट एग्जिस्ट करेंगे इन फ्यूचर, जो जिनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है आज की डेट में, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, नो डाउट दे आर ग्रोइंग स्टेज। पीछे कौन है इनके, जस्ट पीछे छत्तीसगढ़, यूपी एंड एमपी, बढ़िया पीछा कर रहे हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें यहाँ जाननी थी। एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ है यहाँ पे, या बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि मैं आपको 2 मिनट में दूंगा। इसके बारे में क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन सी है वो, कि मोर देन डबल ऑफ आर जीडीपी। याद रखना, जितनी भी जीडीपी प्रेजेंट में है ना उसकी डबल होगी, लगभग कितना, जस्ट अ सेकेंड, लगभग कितना, इट्स ऑल अबाउट 10.6 ट्रिलियन डॉलर। आप समझ रहे हो, बाय 2035 ये भी कहा जा रहा है, दुगनी से भी ज़्यादा जीडीपी। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है भारत के लिए। अगर आने वाले 10 सालों में भारत इतना ग्रो कर लेता है तो भारत के लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा पॉइंट है एंड सबसे बड़ा फैक्ट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये वाली बात समझ आई होगी। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ हम बात करेंगे अलग अलग फैक्टर्स के बारे में। तो इंडिया कमेंस सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल 24 जुलाई 2025 अंडर विच नेशनल एक्सरसाइज। एक्चुअली में 24 जुलाई का तो फंडा है, साथ साथ में पहले भी करी गई है। तो इट्स ऑल अबाउट ऑपरेशन अभ्यास। एंड ये किस लिए है, मान लीजिए कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब सारी चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं, कोई भी सीरियस सिचुएशन होती है, और उसके साथ साथ में सीरियस सिचुएशन के साथ साथ में मान लीजिए सायरेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे मतलब यू नो दैट कि ऑफिशियल सायरेंस होते हैं, है ना, एयर सायरन होते हैं, एयरबॉर्न सायरन होते हैं, उनको बजाया जाता है, ब्लैकआउट ड्रिल होती हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं, कभी वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, कभी कोई इमरजेंसी हो जाए, तो ऐसे केस में उन चीज़ों से निपटा जा सके, ऐसे केस में उन चीज़ों से आगे निकला जा सके। सो ऑपरेशन अभ्यास जो है वो सिविल डिफेंस ड्रिल है, जो कि इंक्लूड की गई, एवैक्यूलेट की जाती है, अलग अलग एरियाज़ में करी गई थी, बहुत पहले करी गई थी। तो ऑपरेशन अभ्यास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। तो 24 जनवरी में एक बार 24 जुलाई 2025 को एक बार इसके बारे में फिर बात हुई थी। तो इसीलिए इट इज़ अ इम्पोर्टेंट न्यूज़ कि ऑपरेशन अभ्यास के नाम से आपको ये ड्रिल कभी भी पूछी जा सकती है। तो दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर और अदर बड़ी बड़ी जितनी भी एरियाज़ है वहाँ एयर रेड, सायरन्स, ब्लैकआउट, रेस्क्यू ऑपरेशंस, ऐसी चीज़ें वहाँ की जाती हैं। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरनेशनल रिलेशन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। PSIR में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ बात करी जा रही है तेलंगाना, ठीक है, समक्षाबाद पुलिस बिगिंस अप्लाइंग सेक्शन 305B ऑफ द भारतीय न्याय
संहिता BNS, ठीक है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता BNSS। कभी आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ BNSS, तो भारतीय न्याय, बस यहाँ एक वर्ड और ऐड हो जाएगा, सुरक्षा संहिता ऑन जुलाई 2024। तो भाई साहब यहाँ बात करेंगे व्हीकल थेफ्ट के बारे में। अब व्हाट इज व्हीकल थेफ्ट, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, क्या हुआ, आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए, एक सिंपल सी बात में, ये कोई भी इंसान आपके घर में आता है, या आपके रिलीजियस प्लेस पे आता है जहाँ पूजा पाठ वगैरह आप करते हो, धार्मिक स्थल पे आता है, घर में आता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। या मैं एक बात करूँ यातायात, ठीक है, बेसिकली आपकी जितनी भी चीज़ें हैं उस केस में अगर इनके बारे में बात हो रही है ना, बीचों में, और वो बंदा कुछ चुरा लेता है आपसे, चोरी कर लेता है, तो उस पर लगता है सेक्शन 305, ठीक है। सेक्शन 303 पहले हुआ करता था, इसके मतलब अभी भी है, बट इसके बारे में क्या बात है, कोई भी नॉर्मल चोरी करी गई, कोई भी नॉर्मल थेफ्ट है, तो यहाँ सेक्शन 303 क्लॉज 2 लगेगा, जिसके तहत उसको 3 साल तक की सज़ा है, और ऊपर वाले केस में यहाँ पर उसको 7 साल तक की सज़ा है, अकॉर्डिंग टू द भारतीय न्याय संहिता। और ये जो सज़ा दी जाएगी वो दी जाएगी एज पर सेक्शन 176 क्लॉज 3, याद रखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं BNS के बारे में थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं, बट उससे पहले इस क्वेश्चन को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। समक्षाबाद जोन पुलिस इन तेलंगाना स्टार्टेड मॉकिंग सेक्शन 305B ऑफ भारतीय न्याय संहिता। व्हीकल्स वगैरह के बारे में भी ये बहुत बड़ी बात करता है, स्पेशली एम टू व्हीकल थेफ्ट, जो चोरी करते हैं यार, यातायात, मैंने बोला ना, वाहनों की चोरी कर रहे हैं, with punishments up to 7 years imprisonment and fines. This make a notable shift in the previously used in section 303 clause 2. Now which covered the general theft a maximum. यहाँ पर 3 साल की सज़ा मिलती थी, जनरल थेफ्ट था वो। So the decision followed Times of India reported highlighted that inconsistency in the implementing, ठीक है, stricter criminal laws across state, prominenting legal scrutiny, ठीक है, scrutiny subsequent and the enforced in Samakshbad regional implementation and highlight need to be uniform and enforcement of the criminal statute। भाई रामायण पढ़ ली, एट द एंड बात यही है जो मैंने आपको ऊपर बताई, कि यानी कि 7 साल तक की सज़ा अगर आप किसी के घर में घुसकर, किसी के रिलीजियस प्लेस पे घुसकर, या किसी के व्हीकल्स वगैरह की चोरी करते हो एज़ पर द सेक्शन 176 क्लॉज 3, और वो क्राइम है एज़ पर द सेक्शन 305 क्लॉज B। उसके बाद अगर हम बात करें एज़ पर द सेक्शन 303 क्लॉज 2, अगर आप किसी के भी बाहर जाके चोरी करते हो, नॉर्मल चोरी कर लिया, अपने पर्स वर्स मार लिया, कुछ और कर लिया, बाहर ही जब जाते हुए रोड पर कहीं कर लिया, तो वहाँ सेक्शन 303 क्लॉज 2 लगेगा, जिसके तहत आपको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके बाद मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि BNS तो चलिए भैया 2023 में आया था, और ठीक है, और ये लागू जो किया गया है वो 1 जुलाई 2025 से इफेक्ट हुआ है, अभी 1 जुलाई से अभी इफेक्ट हुआ है, यानी कि इसी महीने में। बट इसने रिप्लेस किसको किया है, याद रखिएगा, इसने रिप्लेस किया है अंग्रेजों के बनाए गए कानून का, दैट इज़ कॉल्ड IPC, इंडियन पीनल कोड 1860, यानी कि IPC की धारा वगैरह आपने सुना होगा ना मूवीज़ वगैरह में, तो उसको रिप्लेस इसने किया है, एंड इट इज़ द थिंग कि जहाँ पर रिप्लेस करना ज़रूरी था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भैया निसार सैटेलाइट जो है, यहाँ उसका ऑब्जेक्टिव क्या है जो लॉन्च करी जाएगी 30 जुलाई 2025 को। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, पहली बात तो निसार की फुल फॉर्म क्या है, निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रेडार। बेहतरीन डेफिनेशन है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भैया इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर C, ट्रैक द अर्थ सरफेस डिफॉर्मेशन, इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड ड्यूरिंग ड्यूल बैंड रेडार सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत बड़ा सिस्टम है कि अर्थ के सरफेस के अंदर जो डिफॉर्मेशन है, चेंजेस हैं, उन सबको ऑब्जर्व करना। यहाँ ये डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बताई अभी। इस सैटेलाइट की जॉइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है जो कि लॉन्च किया जाएगा 30 जुलाई 2025 को। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया जाएगा, है ना। बेसिकली GSLV इसमें यूज़ किया जा रहा है, रॉकेट लॉन्चर। एंड इसमें 2 तरीके के बैंड है, एक का नाम है L बैंड और दूसरे का नाम है S बैंड। ठीक है, एक L बैंड है और एक S बैंड है, 2 तरीके के बैंड इसमें यूज़ किए जा रहे हैं। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि L बैंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो आप याद रखेंगे L बैंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर काउंट की गई है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 1 to 2 गीगाहर्ट्ज़। और
एस बैंड की जो कैटेगरी डिसाइड की गई है यहाँ पर वो की गई है 2 to 4 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी ये है बेसिकली, बात करिएगा हमने फ्रिक्वेंसी रेंज की बात करी है, तो फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है इसकी 1.2 गीगाहर्ट्ज़, यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 2 से 204 तक के बीच में, ठीक है, याद रखिए। ये जो एल बैंड है वो इशू किया गया है बाय नासा और एस बैंड किया गया बाय इसरो, ठीक है, याद रखिएगा। इट विल स्कैन द एंटायर ग्लोब बाय एवरी 12 डेज, पूरे 12 दिनों में पूरी ग्लोब को ये स्टडी करेगा, पूरी जानेगा, इन्फॉर्मेशन जानेगा, जितना भी डाटा इसमें स्टोर किया जा सकता है, दिन रात हर दिन ये पूरे ऑपरेशंस करेगा। इंडिया और यूएस का कोलैबोरेशन मिशन है ये। एडवांस इंडियाज अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज, एसेंशियल नॉलेज एंड द साइंस एंड टेक। अब देखिए साइंस एंड टेक के अंदर तो ये ऑब्वियस सी बात आएगा ही आएगा, है ना। तो सबसे बड़ी बात है यार कि जितनी भी मेन चीज़ें हैं, इसका जो काम है, मतलब कॉमन एप्लीकेशन कब एस बैंड कब यूज़ किया जाता है पहले पूछ लिया जाएगा। तो याद रखिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल के एटीसी के लिए यूज़ किया जाता है, वेदर रेडार के लिए यूज़ किया जाता है, शिप ट्रैकिंग के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। और एल बैंड कब यूज़ किया जाता है, जीपीएस के लिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, या लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस के लिए। तो ये दोनों के अपने अपने काम है। यूएसए और इंडिया दोनों मिलकर इस पर एक्शन ले रहे हैं, एक्शन काम कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है। इसके बाद कवर करते हैं लास्ट करंट अफेयर ऑफ टुडेज, और इसमें जानेंगे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, एफआई इंडेक्स जिसे बोला जा रहा है, 2024 से 25 जो कि रिलीज़ किया गया 24 जुलाई 2025 को, वहाँ कितने % का इंक्रीज़ देखा गया है। तो आप जानकर थोड़ा सा शॉक हो जाएंगे, बट यस दैट वॉज अबाउट 4.3% का इंक्रीज़ यहाँ पर देखा गया है, ठीक है। चलिए, तो 4.3% का यहाँ इम्पैक्ट देखा गया है। आने वाले टाइम में बहुत बड़े लेवल पे फाइनेंशियल यहाँ पर देखा जाएगा, ग्रोथ देखी जाएगी, और कहीं ना कहीं हमारी कंट्री एक बड़े लेवल पर ग्रोथ करते हुए आपको दिखेगी। आई होप आज के 10 करंट अफेयर्स आपको कवर हो चुकी होंगी, बढ़िया तरीके से आपने देखी होंगी। तो अगर आपको मज़ा आया, वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।